स्टूडेंट, मैं मधुसूदन शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थीटा एकेडमी पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख भी चुके होंगे, आज का जो वीडियो है वो इलेक्ट्रिकल थ्योरी के जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का, वो आज का होने वाला है, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता भी है, आगे आने वाला जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। और उनमें सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल थ्योरी का। और उसी इलेक्ट्रिकल थ्योरी को जो है कंप्लीट अपन ने यहाँ पढ़ने का जो है प्रॉमिस आपसे किया है। और उसमें जो है अपन ने, मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी की बताई थी, उसमें मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस बताया था। उसके बाद में अपन ने उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया था। और उसी क्रम में अपन जो है आज फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट चैप्टर था उसका सेकंड पार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें अपन उसमें फर्स्ट चैप्टर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जो था उसका जो कंटेंट बच गया था वो अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो जो है आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, खासकर जो वो स्टूडेंट जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जिससे कि आगे आने वाले और भी जो चैप्टर्स हैं उनका वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। देखो भाई, टाइम भले ही यहाँ पर लगेगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि कंप्लीट इलेक्ट्रिकल थ्योरी जो है वो जीरो से और लास्ट तक जो है मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराऊंगा। कंप्लीट 42 चैप्टर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए थे पिछली वीडियो में, और वो सारे 42 जो चैप्टर है वो कंप्लीट हम यहाँ पढ़ेंगे, और जिसका फर्स्ट चैप्टर का सेकंड वीडियो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है ना? तो वीडियो में बने रहें। आ जाओ, बिना टाइम खराब किए अपन चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। भाई, टॉपिक में अपना जो है फर्स्ट चैप्टर चल रहा था व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, और पिछले वीडियो में जो है अपन ने इससे रिलेटेड जो है कुछ बेसिक नॉलेज अपन ने ली थी कि इलेक्ट्रिक यानी करंट कहाँ से आया, सबसे पहले प्रैक्टिकल कौन किसने किया, कैसे हुआ, मैंने वहाँ पे आपको बताया वोल्टा नामक वैज्ञानिक आए, फिर कौन आया, फिर क्या, फिर रदरफोर्ड, जो भी मैंने आपको सारी डिटेल तरीके से बताया, उन्होंने कैसे इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया, क्या बनाया क्या नहीं। ठीक है ना? उसके बाद में हमने करंट लगने, कैसे करंट लग सकते हैं, और करंट लगती जब लगता है क्यों लगता है, और जब करंट लगता है तो इंसानों को क्या क्या क्षतियां हो सकती है, वो सारी नॉलेज मैंने आपको वहां पर दी थी। आज हम उसी क्रम में थोड़ा सा आगे चलते हैं, जिसमें अपन जो फर्स्ट कंटेंट जहां अपन ने पिछला छोड़ा था उसी के आगे यहाँ अपन चल रहे हैं। पिछले में अपन ने जो करंट लगने पर जो क्षतियां होती है वो हमने पढ़ा था। अब करंट लगने पर क्षति तो हो गई, लेकिन अपन सबसे पहले जब करंट लग गया तो उसका घरेलू उपचार करेंगे, और उस उपचार में क्या क्या उपचार हम कर सकते हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो है 3 विधियां हैं जो अगर किसी कैंडिडेट को जो करंट लग जाए तो उसमें सबसे पहले जो एक कौन सी विधि यूज की जानी चाहिए। अगर वो वैसा नहीं कर पाए तो सेकंड नंबर पे ये कर सकते हैं, या फिर थर्ड ये है। फर्स्ट हम बात करें तो सबसे पहली जो विधि आती है उसे अपन सिल्वेस्टर विधि बोलते हैं। भाई, कौन सी विधि बोलते हैं? सिल्वेस्टर विधि बोलते हैं। वायदे पे किसी कैंडिडेट के जो है करंट लग जाए, और करंट कहाँ लग जाए? सीने पर लग जाए, है कि नहीं? आगे करंट लग जाए, आगे से चमड़ी जली हुई है तो अपन उसको लेटा, उल्टा तो लेटा नहीं सकते, उसको कैसे लेटाएंगे? सीधा लेटाएंगे, यानी पीड़ित के पीड़ित को जो है पीठ के बल लेटाया जाता है। पीठ के नीचे जो है उसके तकिया रखा जाएगा, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से प्रेस किया जाएगा, जो सीना जो होगा वहां से उसे प्रेस किया जाएगा। और ये विधि 10 से 12 बार क्रिया की जानी चाहिए, जिससे कि उसके जो श्वसन क्रिया है वो निरंतर बनी रहे। ठीक है ना? क्योंकि देखो मेन जो है वो है श्वसन क्रिया, अगर वो अटक जाए तो शायद इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसलिए जो सबसे पहली विधि जो यूज में ली जाती है वो ली जाती है सिल्वेस्टर विधि। उसके बाद में सैफर विधि आती है। सैफर विधि क्या होती है भाई? ये कब यूज ली जाती है? ये तब यूज ली जाती है जब अपन इंसान को पीठ के बल नहीं लेटा सकते। वायदे पे बैक साइड करंट लगाया, पीछे से चमड़ी जली हुई है, तो अपन उसको उल्टा कैसे लेटा, मतलब सीधा तो लेटा नहीं सकते, तो अपन उसको उल्टा लेटाएंगे। पीड़ित को पेट के बल लेटाया जाता है, सीने के नीचे तकिया रखा जाएगा, और ये जो विधि है यूज ली जाती है जब पीठ पर छाले हो। मैंने बता दिया, जब पीठ पर छाले पड़ जाए तो पीठ के बल लेटा नहीं सकते, उस कंडीशन में उसको कैसे लेटाया जाएगा? पेट के बल लेटाया जाएगा, है कि नहीं? और फिर ये विधि यूज में ली जाएगी। उसके बाद में आता है वायदे पे इन दोनों से फर्क नहीं पड़ रहा है, ज्यादा श्वसन में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना? उस कंडीशन में माउथ टू माउथ जो है श्वसन क्रिया की जाती है, मुंह से मुंह में हवा बढ़ना। ठीक है ना? ये विधि जो है 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से की जानी चाहिए, है कि नहीं? इससे जो है मुंह से मुंह लगाकर जो है उसमें हवा भरी जाती है ना, श्वसन क्रिया की जाती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको जर्नल घरेलू जो उपचार है जो किए जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं, कई बार जो करंट जो है भाई वो किसी गोदाम या घर में लग जाती है जहाँ पे काफी सामान वगैरह होता है जिन्हों में आग लग जाती है। तो अलग अलग जो आग जो है इसको 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो आपके सामने है ये जो आग है उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट क्लास
की आग है, सेकंड क्लास की है, थर्ड क्लास, वो क्लास फोर्थ की आग होती है। यहाँ से सीधा सीधा कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, कि लकड़ी में लगी हुई आग किस क्लास में रखा गया है, लकड़ी में आग लग जाती है तो वो किस क्लास के अंतर्गत आएगी, है कि नहीं। यह क्लास ए से संबंधित आग है। चार ऑप्शन आपको दे दिए, लकड़ी में लगी आग, पेट्रोल में लगी आग, ठीक है ना, एलपीजी में लगी आग या इलेक्ट्रिकल उपकरण में लगी आग, इनमें से कौन सी जो है आग जो है वो क्लास ए के अंदर रखी जाती है। तो क्लास ए में जो आग होती है भाई वो लकड़ी, कपड़ा और जूट में लगी हुई आग जो होती है वो क्लास ए के अंतर्गत रखी जाती है। इनको बुझाने के लिए जो है वो पानी की बौछार करनी चाहिए। अगर वायदे पे कहीं लकड़ी में, कपड़े में या जूट यानी बोरी वगैरह, टाट वगैरह में जो आग लग जाती है उनको बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए, पानी का उपयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद में क्लास बी की जो आग है भाई, सबसे पहले आग का टॉपिक चल रहा है कि नहीं, तो आग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आग जो होती है, देखो आग भले ही कहीं भी लगे लेकिन उसको जलने के लिए, किसी भी चीज को जलने के लिए, आग लगने के लिए तीन एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, तीन तत्वों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर तीनों में से एक की भी कनेक्टिविटी हटा दी जाए तो आग पर काबू पाया जा सकता है या आग को बुझाया जा सकता है। वो तीन क्या होते हैं भाई, आग जो लगती है तो उसमें तीन चीज होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले नंबर पे जो आता है भाई वो होता है ईंधन। भाई जलने के लिए कुछ चीज तो होनी चाहिए ना, है कि नहीं। ना तो भाई कोई पत्थर रखा है, अब उसमें तो आग लग नहीं सकती, उसके पास में कुछ चीज होगा, लकड़ी, कपड़ा, कुछ भी होगा तो ही आग लगेगी। तो सबसे पहली चीज तो क्या होती है, ईंधन। दूसरी, अब पड़े पड़े भी कोई चीज जलती नहीं है तो उसको किसकी जरूरत होती है, उष्मा की, यानी कि हीट की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। उसमें आग यानी हीट तो होनी ही चाहिए। उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो आता है सबसे आवश्यक वो होता है O2 यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होना भी अनिवार्य है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती, है कि नहीं। कई बार आपने देखा हो आग लग जाए तो उसको ढक देना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी कट जाती है, आग पर क्या पाया जाता है, काबू पाया जा सकता है। ठीक है, अपन इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो आग लगने के तीनों आपको तत्व जो है वो पता होना चाहिए, आग लगने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो ईंधन की, उष्मा की और O2 की, है कि नहीं। आगे चलते हैं। क्लास बी की आग पर अपन चल रहे थे, मिट्टी के तेल, है कि नहीं, मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल, इनमें लगी हुई आग जो है वो किसके अंतर्गत आती है, क्लास बी की आग में आती है कि नहीं। इनको बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र, झाग वाले यंत्र क्या होते हैं, है कि नहीं, उसके बारे में अपन विस्तार से जानेंगे आगे। अग्निशमन यंत्र अपन पढ़ेंगे इसके बाद में, उसमें पढ़ेंगे कि झाग वाले यंत्र जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, उनमें क्या भरे हुए होते हैं, है ना। थर्ड नंबर की जो क्लास बी की आग जो हो गई, उसके बाद क्लास सी की जो आग आती है वो सिलेंडर, एलपीजी गैस वगैरह जो विस्फोट होने वाले हैं उनमें लगी हुई आग जो है वो किसके अंदर रखी जाती है, क्लास सी के अंतर्गत रखी जाती है ना। सिलेंडर आदि में भरी एलपीजी गैस आदि में लगी आग को बुझाने के, इनको बुझाने के लिए जो है सूक्ष्म चूर्ण वाले यंत्रों का यूज किया जाता है। सूक्ष्म चूर्ण यानी कि उनमें यंत्र जो होते हैं उसमें चूर्ण भरा हुआ होता है, जिसमें पाउडर टाइप से एक चूर्ण भरा हुआ होता है। कैसे भरा जाता है वो अपन अभी देखेंगे। क्लास डी जो है उसकी आग जो होती है उसमें बिजली के तार, उपकरण, इलेक्ट्रिकल आइटमों में जो आग लगती है, ठीक है ना, या अन्य धात्विक पदार्थों में जो आग लगती है वो किस में आती है, क्लास डी की आग में रखा गया है। इनको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, भाई जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मैंने बताया O2 की। और आग पर काबू पाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इसमें या तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, या फिर सूक्ष्म चूर्ण या सीटीसी अग्निशमन यंत्रों का उपयोग इसमें किया जाना चाहिए। कौन से होते हैं ये अग्निशामक यंत्र, कैसे होते हैं अपन देख लेते हैं इनको। ये आ गए भाई अग्निशामक यंत्र, है कि नहीं। ये चार टाइप के अग्निशामक यंत्र मैंने आपके सामने रखे हैं, जिसमें पहला है जलयुक्त अग्निशमन यंत्र, है ना, जलयुक्त। इसमें जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें क्या किया जाता है, उच्च वायु दाब के साथ में जल भर दिया जाता है ना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, क्लास ए की आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें उच्च दाब के साथ में प्रेशर से जो है जल को भर दिया जाता है। जैसे ही इसके नोजल को दबाया जाता है, ऊपर से प्रेस किया जाता है, ठीक है ना, लीवर को जैसे ही प्रेस किया जाता है तो उसमें से उच्च स्तर के साथ, एक अधिक प्रेशर के साथ जल निकल कर बाहर आता है कि नहीं, जिसका उपयोग क्लास ए की आग को बुझाने में किया जाता है। क्लास ए की आग आपको पता है, मैंने बताया था, लकड़ी, कपड़ा, जूट में लगी हुई आग क्लास ए के अंतर्गत आती है। उसके बाद में झाग पैदा करने वाले, मैंने बताया अभी, झाग पैदा करने वाले यंत्र जो है उनका उपयोग मैंने अभी आपको बताया था। इसमें खनिज तेल के साथ जो है झाग पैदा करने वाले पदार्थ भर दिए जाते हैं। जो ऐसे अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें खनिज तेल भर दिया जाता है, वो झाग वगैरह बनाने वाले पदार्थ इसमें भर दिए जाते हैं, जिससे झाग एक उच्च प्रेशर के साथ में बाहर आए। साबुन वगैरह जैसी चीज हो गई वो इसमें भरी जाती है ना, जिससे क्या हो गया, डिटर्जेंट पाउडर वगैरह, जिससे कि उच्च झाग जो है वो बाहर आए, ठीक है ना। क्लास बी की जो आग होती है उसके लिए इसका उपयोग
किया जाता है। सूक्ष्म पाउडर वाले अग्निशामक यंत्र, इसमें जल के स्थान पर सूक्ष्म पाउडर, इसमें जल नहीं भरा जाता भाई, इसमें एक चूर्ण पदार्थ भर दिया जाता है, सूक्ष्म पाउडर भर दिया जाता है, जो उच्च दाब के साथ में भरा जाता है। जैसे लीवर को प्रेस किया जाता है तो उसमें से चूर्ण बाहर आता है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का जो है पाउडर जो है वो बाहर आता है, और उससे क्लास सी की जो आग जो है उस पर काबू पाया जा सकता है। लास्ट एंड फाइनल अपना बचा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो अग्निशामक यंत्र होता है वो कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या भरा जाता है, इसकी थोड़ी सी भाई विधि आप थोड़ा सा समझना। जो टैंक होता है, जो आप रेड कलर का जो अग्निशामक यंत्र देखते हो, उसमें क्या किया जाता है, इसमें इस प्रकार के यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट जो है NaHCO3 इसका घोल जो है वो इस टंकी में भरा होता है, और इसके अंदर क्या होती है, एक बोतल होती है, ठीक है ना, और उस बोतल के अंदर जो है एक गंधक, तनु गंधक का अम्ल जो है वो उसमें भरा होता है, ठीक है ना, H2SO4 का, ठीक है ना। और इसको जैसे ही ऊपर से नोजल को प्रेस किया जाता है, जोर से दबाया जाता है, तो ये जो बोतल होती है वो फट जाती है ना, और जैसे ये फूटती है, फट जाती है, तो ये जो है इसके साथ मिक्स करता है और अभिक्रिया कर कर इसके साथ में क्या बना लेता है, अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, और उच्च प्रेशर के साथ में कहाँ आती है, पाइप द्वारा बाहर आती है। इसका उपयोग जो है किस प्रकार की आगों को बुझाने में किया जाता है, क्लास डी की यानी इलेक्ट्रिकल आइटमों में जो आग लगती है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। भाई वहां तो अपन पानी डाल नहीं सकते, अरे करंट वाले आइटम जो इलेक्ट्रिकल आइटम है उनमें आग लगी तो उनमें पानी थोड़ी डालेंगे, है नहीं तो करंट लगने की संभावना ज्यादा होगी। तो उस कंडीशन में यहाँ पे कौन से यूज किए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्रों का जो यहाँ पर यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो यंत्र जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं भैया अपन इसी में, ठीक है ना। अब थोड़ी छोटी सी चीजें और रह गई इस टॉपिक में, बाकी ये चैप्टर कंप्लीट है, जिसमें सबसे पहला है मृदु कौशल। मृदु कौशल क्या होता है भाई, है ना, सॉफ्ट स्किल, किसी शिल्प में स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ ऐसा कौशल जो आपात स्थिति में लाभदायक हो। भाई अपन जो है किसी काम को बार बार करते रहते हैं तो उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, है ना, और उसको अच्छे से जानकारी अपन को हो जाती है। और कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है आपातकालीन में कि हमने जो काम सीखा है वो हमारे काम आ जाता है कि नहीं। जैसे स्पीड वगैरह की मैं बात कर लूँ, अगर वायदे पे कोई रेगुलर काम कर रहा है तो उसको सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है कि भाई यहाँ आग लग जाए तो क्या करना है ना। तो ये जो है वो स्वाभाविक है, लगातार काम करने से यही गुण आते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मृदु कौशल बोलते हैं, है कि नहीं, सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। एक सबसे शानदार जो है वो 5S कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता होने चाहिए। इनमें से कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, या इनके नाम आपको पता होने चाहिए। मैंने डिटेल से लिख दिए, ये वैसे ज्यादा काम का तो है नहीं है, वायदे पे कभी पूछ लिया जाए। भाई मैंने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, मैंने सारे समायोजित कर लिए हैं चैप्टर से रिलेटेड जितने भी। मैं नहीं चाहता कि अपना जो है एक भी नंबर इधर उधर हो, है कि नहीं, या कोई एक भी टॉपिक अपना छूटे, इसलिए मैंने सारा क्लियर कर लिया है। ये मैंने 5S जो है वो आपके सामने लिख दिए हैं, इनको पढ़ लें, लिख लें, है कि नहीं। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, इसलिए मैं टाइम नहीं खर्च करूंगा इसके ऊपर। और आगे जो सबसे मेन जो है वो टॉपिक है वो इस पे आ जाओ भाई। ये क्या है, प्रचलित मानक, यानी कि आपको शॉर्ट फॉर्म दे रखी होगी, आपको फुल नाम बताना उनका, कल कंप्लीट फॉर्म बतानी है, वो क्या होगी। तो सबसे पहले देखो बहुत मोस्ट है ये चारों के चारों, काफी एग्जामों में पूछे भी गए हैं। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ISO की फुल फॉर्म होती है भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना। ASA की फुल फॉर्म होगी एशियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ठीक है ना। उसके बाद ANSI की फुल फॉर्म जो होगी वो होगी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है भाई। ये चारों जो आपको फुल फॉर्म जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए, मानक रूप है, ठीक है ना, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आई होप आपको ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक करें जिससे हमारा हौसला जो है वो बढ़े, है कि नहीं, और हम आगे की जो वीडियो बनाए तो उसमें हम थोड़ा मोटिवेशन हमें मिले, ठीक है भाई। ओके, आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा, ओके, और अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।